हेलो बच्चों, चलो लेक्चर नंबर 9, सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 है क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं विलियन, हिंदी में बोलते हैं विलियन। सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 9 है विलियन का। आज हम ऑस्मोसिस से संबंधित टर्म समझने वाले हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में लास्ट प्रॉपर्टीज है। अणुसंख्यक गुणधर्म का ये कौन सा गुणधर्म है? आखिरी गुणधर्म है। आज इससे देख लेंगे पूरा का पूरा। फिर कल नॉर्मलिटी कर लेते हैं। नॉर्मलिटी ख़त्म करने के बाद वांट ऑफ फैक्टर वो आ जाएगा, तो इसके बाद इस चैप्टर का द एंड हो जाएगा। फिर न्यूमेरिकल शुरुआत से लेके अंत तक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी सारा मैं करवा दूंगा, स्टेप भी बता दूंगा। ठीक है, 3-4 वीडियो कम से कम न्यूमेरिकल होंगे। 3-4 वीडियो में कम से कम न्यूमेरिकल होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आज का लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 10, लेक्चर नंबर 11, अभी 2 लेक्चर और लगेंगे थ्योरी के। उसके बाद न्यूमेरिकल शुरू होंगे। 15-16 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं, ये पहली बार मैं यूट्यूब पे सॉल्यूशन चैप्टर को पहली बार वीडियो नहीं दे रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने कंप्लीट किया है। सॉलिड स्टेट भी पहले कंप्लीट किया है, सॉल्यूशन भी दोबारा पढ़ा रहा हूँ मैं। पहली बार नहीं है, दोबारा पढ़ा रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट खोजेंगे तो आपको मिल जाएंगे पहले के। वहाँ पे मैंने बोर्ड पे नहीं, एक नोट से द्वारा पढ़ाए थे। नोट्स में बनी हुई थी, उसमें समझाता गया था मैं आपको। वहाँ से नोट्स बनाने में बहुत आसानी होगी। वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं उन वीडियोज़ से। और यहाँ पे मैं पूरा समझा रहा हूँ, बोल देता हूँ। आप नोट्स अपनी बुक से स्वयं बना सकते हैं, कहीं से भी उसको भी कर सकते हैं। या आपके पास स्कूल की कोचिंग या कहीं भी नोट्स होगी तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप नोट्स बनाना चाहते तो समरी के तौर पे आप लिख लिया करें। कुछ जो पॉइंट बताते हैं बोला करता हूँ मैं, उन सारों को लिख लिया करें आप। ठीक है, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। बाकी थ्योरी में कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। यहाँ पे मेरा फोकस होता है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बस। चलो आओ देखते हैं। तो आज क्या देखना है? आज ऑस्मोसिस देखने हैं। परासरण, ऑस्मोसिस। परासरण ऑस्मोसिस ये क्या होती है? तो जैसे 2 बिलियन भर दी जाए, 2 बिलियन हो आपस में संपर्क में हो, 2 बिलियन हो आपस में क्या हो? संपर्क में। एक ये बिलियन भर दिया जाए और एक ये बिलियन भर दिया जाए। यहाँ पे कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लगे, ये कोई सेमी परमी, या फिर ऐसे समझ लो ये है एक, ये है, यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, ऐसे कनेक्शन है बस यहाँ पे। ठीक है, 2 बिलियन है। बिलियन कितने हैं? 2 बिलियन है। एक पहला सॉल्यूशन है और ये सेकेंड सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? सेकेंड सॉल्यूशन। मान लो ये C1, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो सांद्रता है C1 है, इसकी C2 है। मान लो C1 ज़्यादा नहीं, मान लो C2 ज़्यादा है और C1 की सांद्रता कम है। ठीक, एक की सांद्रता ज़्यादा है, एक की सांद्रता कम है। एक की कॉन्सेंट्रेशन कम है, एक की ज़्यादा है। C2 की ज़्यादा है, C1 की कम है सांद्रता। तो किसके अणु किस तरफ गति करेंगे? किसके अणु किस तरफ गति करेंगे? कम मोलर सांद्रता से अधिक मोलर सांद्रता, यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो पार्टिकल्स होंगे वो गति करेंगे।
सांद्रता ज़्यादा होने का मतलब जैसे C2 की बोल रहा हूँ मैं, सांद्रता ज़्यादा मतलब इसमें जो सालूट है, क्या है, सालूट है वो ज़्यादा है साल्वेंट से। इसका कहने का मतलब ये हुआ, सालूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होने का मतलब ये हुआ कि उसमें जो विलेय है वो ज़्यादा है सॉल्वेंट से। सांद्रता ज़्यादा मतलब ये हुआ, या फिर हो सकता है दोनों इक्वल हो। दोनों इक्वल है मतलब कहने का मतलब है इसमें सालूट कम होगा, इसमें सालूट क्या होगा, इसमें सालूट का होगा प्यारे, थोड़ा कम होगा, इसमें सालूट क्या होगा। मान लो एक ही चीज़ के विलयन है, ये भी शुगर चीनी, मान लो शुगर प्लस वाटर है, ये भी शुगर प्लस वाटर, ठीक बात। मान लो 250 ml वाटर इसमें है, 250 ml वाटर इसमें है, 250 ml 250 ml वाटर इसमें भी है। आगे बात समझ में। अब एक में डेढ़ इतने ग्राम चीनी मिला दी, इसमें मान लो मिला दी 100 ग्राम मिला दी चीनी। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ। तो ये इससे आप कंफ्यूजन में आ सकते हैं, इससे समझिए। तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा आएगी, इसी की आएगी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, इसी की सांद्रता ज़्यादा होगी, इसकी सांद्रता कम होगी। मतलब ये गाढ़ा ज़्यादा होगा, ये गाढ़ा थोड़ा कम होगा। सांद्रता को मैं गाढ़ेपन से समझता हूँ, ठीक है। तो गाढ़ा जो ज़्यादा मतलब उसकी सांद्रता ज़्यादा होगी, जो गाढ़ा कम उसकी सांद्रता कम होगी, ठीक है। तो पार्टिकल्स जो होंगे किसकी वजह से सांद्रता आई है, सांद्रता किसकी वजह से आई है, इसकी वजह से आई है, चीनी की वजह से आई है, शुगर की वजह से। अब शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे यानी कि विलेय के जो कण होंगे वो C2 से C1 की तरफ जाएंगे, सेकेंड वाले सोल्यूशन नंबर फर्स्ट की तरफ, इधर की तरफ मूव करेंगे। बात समझ पा रहे हो। तो बस इसी को बोल देते हैं ऑस्मोसिस, परासरण। इसी को बोल देंगे क्या, ऑस्मोसिस, इसी को बोल देंगे ऑस्मोसिस। यही है परासरण। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना ही क्या है, परासरण। परासरण, इतनी बात क्लियर है। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पे, परासरण आपको क्लियर हो गया हो। अब इससे भी समझ लो एक और, अब की बार मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है, क्या लिया है, सॉल्यूशन। यहाँ पे लिया है सॉल्वेंट, यहाँ पे लिया है सॉल्वेंट, ये लिया है विलायक, ये लिया है विलयन। विलयन है मतलब विलेय विलायक दोनों है, इसमें से विलायक है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मान लो H2O ले लिया मैंने, क्या ले लिया, H2O। यहाँ पे H2O प्लस शुगर ग्लूकोज के ले लो, मान लो ग्लूकोज ले लिया, C6H12O6 ले लिया, इसका सोल्यूशन ले रखा है। यहाँ पे सॉल्वेंट में से H2O ले रखा है। अब मान लो यहाँ से पास हो सकता है, यहाँ से पास हो सकता है, तो कौन किधर जाएगा, ओबीसी बात है, कौन जाएगा। सांद्रता किसकी ज़्यादा है, सांद्रता इसकी ज़्यादा है, जिसकी सांद्रता कम है। किसकी सांद्रता ज़्यादा है, सांद्रता किसकी ज़्यादा है, बताओ। सॉल्यूशन की सांद्रता ज़्यादा है, सॉल्यूशन की सांद्रता ज़्यादा है, और इसकी सांद्रता कम है। तो होगा का, किसकी सांद्रता कम है, H2O की। तो चाहेगा क्या, ये H2O इधर से इधर को भगेगा, H2O किधर से भगेगा, H2O इधर से विलयन की तरफ भगेगा। किस तरफ भगेगा, सॉल्यूशन की तरफ भगेगा। विलायक जो होगा, H2O के पार्टिकल्स जो कण जो होंगे, मॉलिक्यूल जो होंगे, किस तरफ भगेंगे, इस तरफ भगेंगे।
क्यों भगना चाहेंगे? क्योंकि ये चाहते हैं इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन, इसकी सांद्रता भी क्या हो जाए, मेरे के बराबर हो जाए। इसको थोड़ा एक और समझो। अब यहाँ पे मैं क्या कर दूं, यहाँ पे मैंने मान लो अर्धपारगम झिल्ली लगा दी। अर्धपारगम झिल्ली मतलब क्या हुआ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। क्या लगा दी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। ये क्या है? SMP, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली। यहाँ पे क्या है? सॉल्वेंट है। ये क्या है? सॉल्वेंट है। ये क्या है? सॉल्यूशन है। ये क्या है? सॉल्यूशन है। ये क्या है? सॉल्यूशन है। तो इसके थ्रू से अर्धपारगम, अर्ध मतलब सेमी मतलब हाफ होता है, सेमी मतलब हाफ होता है, अर्ध मतलब आधा होता है, पारगम मतलब जिससे आर पार कुछ निकल जाए वही पार, जिसका पारगमन हो सके। पारगमन मतलब समझते हो? पारगमन परमिनेट हो सके, मतलब परमिट होगा, सिर्फ एक को ही परमिशन देगा, एक को ही परमिट देगा, एक को परमिट नहीं देगा। सेमी मतलब हाफ, दो में से एक को देगा। तो यहाँ पे किसको परमिट देता है? सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट के जो होगा इधर से इधर आएगा, सॉल्वेंट इधर से इधर आ सकता है। तो बस इसी को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे। ऑस्मोसिस। याद रखिएगा, ऑस्मोसिस के लिए SMP का होना जरूरी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। और यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑस्मोसिस मैंने नहीं बताया, ऑस्मोसिस नहीं बताया मैंने। तो ऑस्मोसिस नहीं है तो बिना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के हम ऑस्मोसिस नहीं बोलेंगे उसे डिफ्यूजन बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, डिफ्यूजन बोल सकते हैं। और डिफ्यूजन में कोई इधर इसके ही नहीं आएंगे पार्टिकल, इसके भी जाएंगे उधर, इसके भी आएंगे उधर। बात समझ रहे हो? ऐसा होता है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर भगते हैं। लेकिन परासरण में क्या होता है? परासरण में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर भगते हैं। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, जैसे सॉल्वेंट H2O गाढ़ा कम होगा, ये सोल्यूशन है तो गाढ़ा ज़्यादा होगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तो कम कॉन्सेंट्रेशन से तो हायर कॉन्सेंट्रेशन के, यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन से किस तरफ फ्लो करेंगे? हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इतनी बात क्लियर है? अब बात करते हैं परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर के। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब दाब। ये ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने, ठीक। यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, ठीक है। और यहाँ पर भी वायुमंडलीय दाब लग रहा है, यहाँ भी ATM लग रहा है, और यहाँ पर भी ATM लग रहा है, इधर भी वायुमंडलीय दाब लग रहा है, ठीक। इधर भी लग रहा है, ठीक है। कौन सा प्रेशर है? वायुमंडलीय प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है। दोनों पे क्या लग रहा है? दोनों पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है। इस तरफ क्या है? सॉल्वेंट है, जैसा मैंने बताया। इस तरफ क्या है? सॉल्वेंट है। इस तरफ क्या है? सॉल्यूशन है। इस तरफ विलयन है, उस तरफ विलायक। ये क्या है? विलायक। ये क्या है? विलयन है, ठीक। तो ओबे सी बात है, ये क्या है? ये विलयन है। तो इधर से इधर की तरफ फ्लो करेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होके। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको परमिट देगी? सॉल्वेंट को देती है, सॉल्यूट को नहीं देती। सॉल्वेंट को देती है, सॉल्यूट को नहीं देती, ठीक है। तो इस तरफ की तरफ फ्लो करेंगे, इसको बोलेंगे ऑस्मोसिस, परासरण। अब यहाँ पे हम मान लो एक अतिरिक्त प्रेशर डाल दें, जिसे पाई से या फिर RP से ही डिनोट कर देते हैं कुछ बुक में इसे P से या फिर पाई से
डिनोट करते हैं। अच्छा, एक एक्स्ट्रा प्रेशर डालें इस सॉल्यूशन पर पिस्टन लगा के, क्या लगा के, पिस्टन लगा के, इसको और दूसरी तरह भी दिखा सकते हैं। पिस्टन लगा के किसी कोई पिस्टन द्वारा क्या करें, एक प्रेशर डालें। प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, उधर जो चीज़ आएगी उसे हम एक तरह से रोकना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं, है ना, रोकना चाह रहे हैं। अब रोकना चाह रहे हैं तो क्या होगा, क्या जो इसके साल्वेंट जो इधर तरफ इस तरफ फ्लो हो रहा है ये रुक जाएगा। जिस प्रेशर पे ये रुक जाएगा, जिस एक्स्ट्रा प्रेशर पे ये रुक जाए, जिस पाई या पी की वजह से जितनी वैल्यू हो इसकी पाई या पी की, जिस प्रेशर पे ये रुक जाए इसका फ्लो सॉल्वेंट का, उसी प्रेशर को बोलेंगे ऑस्मोसिस प्रेशर। मतलब जिस प्रेशर पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक जाए, परासरण क्या हो जाए, रुक जाए, उसे बोल देंगे परासरण दाब। तो परासरण दाब एक्स्ट्रा प्रेशर होता है जो सॉल्यूशन पर लगाया जाता है। सॉल्यूशन पर लगाया जाता है जिससे क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो सॉल्वेंट के पार्टिकल आते हैं उनका फ्लो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो बात समझ आई। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रोपोर्शनल इज द, मालूम ये तो अलग, ठीक है। प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, वो ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा। जो फ्लो सॉल्वेंट के फ्लो को क्या कर दे, स्टॉप कर दे, रोक दे, वही क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। इतनी बात क्लियर। तो दोनों पर वायुमंडलीय दाब लग रहा है, दोनों पर, लेकिन इस पर क्या करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ा, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमेना है, ये अपने आप हो रहा। तो इसको हमें रोकना था कि ये इस तरफ ना आए, तो ऐसा हो गया। अब मान लो और ज़्यादा लगा दे, और ज़्यादा लगा, तो ऐसा नहीं है, इस तरफ से इस तरफ जाना शुरू कर देंगे, इस तरफ से इस तरफ से जाना शुरू कर देंगे। अभी तक इधर से आ रहे हैं, हमने प्रेशर लगा के रोका, तो रोकने में जितना प्रेशर लगा उसे बोल देंगे परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर। तो और ज़्यादा प्रेशर लगा दे, मान लो हम, यानी कि ऑस्मोसिस प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर लगा दे, तो इस तरफ फ्लो होना कर देते हैं, इसे बोल देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस बोल देते हैं। बस समझ में आ रही है, बाह्य परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। इतनी बातें क्लियर है। रिवर्स ऑस्मोसिस, प्रतिलोम परासरण, तो वो भी मैं बता रहा हूँ उसको, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी बातें क्लियर है। चल आगे बढ़े फिर। अब इस पर फार्मूला आ जाता है। हाँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, SMP के एग्जाम्पल देख लो। तो कोई भी, जैसे किसी जंतु की चर्म है, जंतु का चमड़ा है, किसी एनिमल की मेम्ब्रेन है, किसी एनिमल की मेम्ब्रेन, एनिमल मेम्ब्रेन, जंतु झिल्ली बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे हिंदी में, जंतु झिल्ली। कोई एनिमल मेम्ब्रेन है, या बकरे का मूत्राशय है, गोट्स ब्लैडर है, बकरे का मूत्राशय, वो भी आ जाएगा। गोट्स ब्लैडर है, और ये भी आ जाता है। ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल में ये सबसे अच्छा माना जाता है, Cu2 और FeCN का होल 6। इसे बोलते हैं कापर फेरोसाइनेट, कापर फेरोसाइनेट बोलते हैं, या क्यूप्रिक फेरोसाइनेट। यहाँ 2 लगा है ना, कापर नहीं, क्यूप्रिक फेरोसाइनेट, क्यूप्रिक फेरोसाइनेट बोल देते हैं, ठीक। और भी एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे कि और पार्चमेंट हो, पार्चमेंट पेपर है, पार्चमेंट पेपर है, अंडे की झिल्ली है, वो भी आ जाता है एग्जाम्पल में, ठीक है। जीवित कोशिका के भित्ति है, किसी कोशिका के, सेलोफेन है, और क्या है, सेलोफेन, सेलुलोज की बनी होती है ज़्यादातर। जो एनिमल से मेम्ब्रेन होती हैं ये सब, सेलोफोन वगैरह सेलुलोज की बनी होती है। हाँ, सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक, जटिल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक। ओलिगोसैकेराइड वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखें। इतनी बातें क्लियर है।
तो सारी की ऑस्मोसिस आपको क्लियर, ऑस्मोसिक प्रेशर क्लियर है, ऑस्मोसिस क्लियर है। चलिए ठीक, आप फार्मूला देख लेते हैं यहाँ पे। फार्मूला में क्या देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली मालूम पड़ा है, मालूम पड़ा है, पड़ा है मतलब चला है, मालूम पड़ा है कि अब यहाँ पे जो ऑस्मोसिक प्रेशर है, परासरण दाब है, परासरण दाब जो है, ऑस्मोसिस प्रेशर जो है प्यारे, ये पाई या पी से डिनोट करेंगे, कुछ बुक पाई से या पी से डिनोट करती हैं, तो हम पाई ही मान के चलेंगे। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ठीक है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलारिटी के, किसके, मोलारिटी के। मोलारिटी एक तरह से कंसंट्रेशन के टर्म है, तो किसी बुक में सी कंसंट्रेशन भी लिख देते हैं, C इक्वल टू M। यहाँ पे मोलारिटी लेते हैं, कंसंट्रेशन में क्या लेते हैं, मोलारिटी ही लेते हैं, मोलरता, इसे क्या ले लेते हैं, मोलरता, इसे ही मोलारिटी बोलते हैं। आ गई बात समझ में, मिला देंगे तो पाई EMT हो जाता है, इक्वल टू लगाएंगे तो MRT हो जाता है, या CRT हो जाएगा कुछ बुक, या फिर CRT हो जाएगा, ठीक है। तो M होता क्या है, कैपिटल M होता क्या है, N/V। N क्या होते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये क्या होता है, मोल्स ऑफ, विलेय के मोल बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में है, इन लीटर, इन लीटर में। तो क्या बन जाता है, पाई इक्वल टू N/V RT। R यहाँ पे कांस्टेंट है, जिसे सॉल्यूशन कांस्टेंट कह देंगे। अगर कोई गैस के लिए होता तो आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस सॉल्यूशन का इक्वेशन आपने देखा होगा, PV बराबर nRT। ये कहीं नहीं से आया, वहीं से आया है, इसी को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए, जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं ना, इसी को अप्लाई कर देते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। देखो P इक्वल टू क्या बन जाएगा, N/V RT बन जाएगा, यही बन जाएगा ना। हमने बताया P को कुछ भी किताबें वाई से मिली, इसे चाहे आप पाई से लिख दे, NV RT। ये आइडियल गैस सॉल्यूशन, ये गैस कांस्टेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, गैस कांस्टेंट। ये गैस के लिए था तो गैस के लिए, यहाँ पे ये सॉल्यूशन के लिए तो ये सॉल्यूशन कांस्टेंट हो जाता है, विलन किस तरह हो जाता है। वहाँ पे इसकी वैल्यू फिक्स थी, यहाँ पे इसकी वैल्यू फिक्स है, वैल्यू वही होती है, ठीक है, ये हो जाता है। और कुछ किताबें इसको C से भी लिखती हैं, मैंने बताया जैसे पाई इक्वल टू ये भी लिख देती हैं। आ गई बात समझ में, ठीक है, ये याद रखना है फार्मूला। तो यहाँ पे प्रेशर है, तो प्रेशर कभी ATM में आएगा, कभी टॉर में देगा, कभी पास्कल में देगा, तो अलग अलग वैल्यू आता है, अलग अलग आपको चेंज करना आता ही होगा। और नहीं तो फिर जैसे इसको और टर्म, मोल को क्या लिख सकते हैं, मोल को ये भी लिख सकते हैं WMVRT, ये भी लिख सकते हैं। ये किसका है, विलेय के लिए। विलेय को हमने A से बोला था तो A कर भी सकते हो, ऐसे कर सकते हो, बात समझ रहे हो, ऐसे भी कर सकते हो। भार और भार में भी लिख सकते हो मोल को, यहाँ पे है ना, वेट बाय मास में भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो T है ये किस में है, केल्विन में लिया जाएगा, किस में लिया जाएगा, टेम्परेचर केल्विन में लिया जाएगा, याद रखिएगा। ये क्या है, T इक्वल टू ताप है, टेम्परेचर है, ये क्या है, टेम्परेचर है, इन केल्विन है। R क्या है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है। V आपको विलियन का आयतन पता ही है, लीटर में यहाँ पे लेना, हाँ। V क्या है, सॉल्यूशन का आयतन या वॉल्यूम, आयतन, ये काहे में है, लीटर में हो। R की वैल्यू क्या लेंगे, 0.0821,
लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन या मोल केल्विन का भी लिखा, ठीक, केल्विन मोल, ये लेंगे। आर की वैल्यू यही मोस्टली लेनी है, नहीं तो आपको अगली एटीएम में देगा भाई मेरी दाब, एटीएम में निकालना हो तो यही वैल्यू लेनी है, ठीक है। अदरवाइज कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा यूनिट जैसे कैल जूल में दे दे, क्या दे दे, अगर पाई का मान क्या देंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दे दे, वॉल्यूम को दे दे मीटर क्यूब में, वॉल्यूम को दे दे मीटर क्यूब में। अगर क्या हो जाए, पाई हो जाए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और वी दे दे किस में, मीटर क्यूब में, वी दे दे किस में, मीटर क्यूब में। आगे बात समझ, वी मीटर क्यूब में है और पाई किस में है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। तो आर के इसमें लोगे, आर की वैल्यू लोगे 8 ये लिख लेना, एक दो जगह पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और नहीं तो मोस्टली तुमको यही लेके चलना है, ठीक। 8 इतना लेके चलना है। इसका यूनिट यहाँ पे क्या आ जाएगी, जूल पर केल्विन मोल, जूल पर केल्विन मोल, ये लेके चलना है, ठीक। इतनी बातें क्लियर। ये सारे फार्मूले आपको नोट कर लेने हैं यहाँ से, वो तो आइडियल गैस सॉल्यूशन तो उसी से बना है ये, और कहीं से नहीं आया है। इतनी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे लीटर है एटीएम पर क्या नहीं, वन था अभी कहाँ आया हूँ महाराज, क्या पता। वन था पढ़ेंगे आखिरी लेक्चर में भी, वन था में। तो आगे देखते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यही आता है आगे। 2-3 छोटे छोटे टॉपिक हैं। आइसोटोनिक विलयन, समपराशरी विलयन, समपराशरी विलयन। आइसो मतलब सेम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपराशरी विलयन। स्थिर ताप पर, स्थिर कांस्टेंट टेम्परेचर पर जिन विलयनों का परासरण दाब बराबर होते वे समपराशरी विलयन कहलाते हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, 2 विलयन है, मान लो इनके कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इक्वल है, तो क्या होंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वो क्या होंगे, आइसोटोनिक होंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होंगे। मतलब जिन विलयनों के परासरण दाब, परासरण ये तो बाद में निकालेंगे, परासरण दाब, सॉल्यूशन 1 का परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर और सॉल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो क्या होंगे वो दोनों आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 2 विलयन है जिनके परासरण दाब क्या होंगे, बराबर होंगे, वो क्या होंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब 2 समपरिमेय विलयन को सेमी परमियम द्वारा पृथक एक दूसरे से पृथक किया जाता है तो परासरण क्रिया नहीं होती। अब मान लो दोनों के परासरण दाब क्या हों, बराबर हैं, तो इनको यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें हम, यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दें हम, तो इनमें परासरण क्रिया नहीं होगी, मतलब ये अपने आप में भरे रहेंगे, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा, ये खास बात है। अब दोनों के परासरण दाब बराबर है, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर दोनों सॉल्यूशन के, सॉल्यूशन फर्स्ट के भी, सॉल्यूशन सेकंड के भी, तो यहाँ पे नहीं होंगे। ये दोनों विलयन कैसे विलयन होंगे फिर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन समपराशरी विलयन, सब मतलब समान परासरण, जिनके समान परासरण दाब क्या है, और इन दोनों के परासरण विलयनों के मोलर सांद्रताएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। C1 और C2 भी क्या होंगी, इन दोनों की बराबर होंगी, इनकी सांद्रताएं बराबर है। अगर सांद्रता किसी की भी कम ज़्यादा होती है ना, किसी की सांद्रता कम ज़्यादा होती तो इधर उधर विलयन होता जरूर,
फिर ऑस्मोसिस होता जरूर है ना, सांता बराबर तभी तो नहीं हो रहा है, इससे मतलब यही क्लियर हुआ है ना, इसका मतलब यही हुआ। चलो, अगर सांताएं बराबर है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, इसको निकाल सकते हैं, इसको निकाल भी सकते हैं। जैसे कैसे निकाल सकते हैं, देखो मतलब पाई 1 और पाई 2 क्या है, इक्वल है। पाई 1 पाई 2 क्या है, इक्वल है दोनों के, ठीक है। तो इसके लिए पाई 1 बराबर अभी मैंने क्या बताया, सी बताया, कंसंट्रेशन को सी भी लिख सकते हो ना, सी आर टी लिख सकते हो, सी आर टी। और इसको पहले के लिए है तो C1, इसके दूसरे के लिए है तो C2, और आर टी इसके भी लिख सकते हो। आर टी ये तो कांस्टेंट है, ये तो खत्म हो जाएंगे। टेम्परेचर वही स्थिर ताप कह रहा है, स्थिर ताप का पहले ही बता दिया उसने, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर वही लेना है। तो C1 देखो, C1 आर C2 को इक्वल हो जाएगा। और ये सांद्रता है, सांता मतलब मोलारिटी, यहाँ पे N/V लेंगे, N/V लेंगे, N/V लेंगे, है ना, यानी कि ये 1 ये 2 है तो 2 बात समझ में आ रही भाई। सांता यहाँ पे क्या है, C = M, मोलारिटी मोल बाई आयतन, ये ले लेंगे। और इसको भी बदल सकते हैं, N को मतलब क्या हुआ, W/M V1 = W/M। ये 1 के लिए तो 1 ले लो, यहाँ पे ये 2 के लिए है तो 2 वाला ले लो, V2। यहाँ पे किसकी भी पूछ सकता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल बन सकता है आराम से। 1 बिलियन का दे देगा कुछ, दूसरे बिलियन कुछ पूछ लेगा, है ना, ये भी बन सकता है आराम से। ये चीज है, पूछता है यहाँ से। इसमें भी 2 तरह के आ जाते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, है ना, अति परासरणी विलयन और अल्प परासरणी विलयन। ये भी कुछ है नहीं, थोड़ा जिन विलयनों का परासरण दाब अन्य विलयनों के परासरण दाब से क्या होता है, अधिक होता है, उन्हें अति परासरणी। अति मतलब हाइपर मतलब मोड़, हाइपर मतलब क्या है, मोड़, हाइपर हो जाके, हाइपर मतलब हाइपर बोले तो मोड़। और जिन विलयनों का परासरण दाब ऑस्मोटिक, जिन सोल्यूशन का प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो दूसरे से ज़्यादा होगा। मान लो इस एक ये सोल्यूशन था, एक ये सोल्यूशन था, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम है, तो ये सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक। कैसा है ये, फिर क्या होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो। और ये इसका कम है, जिस सोल्यूशन का परासरण दाब कम होगा दूसरे वाले, तो ये क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा। ये भी क्लियर है। अति परासरणी विलयन और अल्प परासरणी विलयन बोलते हैं इनको हिंदी में। आ गई बात समझ में, ये सारी चीजें हो गई। चलो अब आगे देख लेते हैं प्रतिलोम परासरण, रिवर्स परासरण, प्रतिलोम परासरण। प्रतिलोम परासरण ये क्या होता है, इसे बोल देते हैं रिवर्स परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स इसे ये भी जल का शुद्धिकरण भी बोल देते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। होता क्या है देखो, देखते हैं। ये ले लिए एक, ये ले लिए एक, ठीक, एक ये ले लिए कंटेनर, इसमें वो समुद्री जल भर लिए, मेराइन वाटर, क्या भर दिए, साल्ट वाटर, एक तरह का लवणी जल, क्या भर दिए, साल्ट वाटर भर दिए, समुद्र का जल। एक साल्ट वाटर है, एक फ्रेश वाटर है। क्या है, एक फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर। देखो वाटर साइंस में 2 तरह का वाटर है, एक फ्रेश वाटर, एक जो समुद्री जिसमें साल्ट है, वो साल्ट वाटर। समुद्री, समुद्र में क्या पाया जाए, साल्ट पाए जाते हैं, वो समुद्री जल है। एक फ्रेश वाटर, चाहे ताले को, चाहे नाले को, चाहे घर का हो, चाहे जहाँ का हो, फ्रेश वाटर है, ठीक है। लवणी जल बोलेंगे हिंदी में, इसे बोलेंगे लवणी जल, ठीक बात। इसे बोलेंगे लवणी, इसे बोलेंगे लवणी। समुद्र वाला है तो उसमें लवण है, मतलब लवणी जल है, फिर साल्ट वाटर है। एक में साल्ट नहीं, उसे बोलेंगे फ्रेश वाटर। आगे बात समझ में, यहाँ पे
ये लगा दिया, ये लगा दिया। यहाँ पे एक पिस्टन लगाएंगे, एक क्या लगाएंगे, पिस्टन लगाएंगे। ठीक है, पिस्टन लगाएंगे। पिस्टन का काम क्या होता, प्रेशर देना। पिस्टन का काम क्या होता बारे, प्रेशर देना ना। पिस्टन लगाएंगे, मान लो, और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे खुला कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, खुला कर दिया ना। ये टोटी लगा दी। अच्छा, क्या लगा दिया, टोटी लगा दी। अच्छा, समझिए ना। अब है क्या, ये क्या है, ये SMP है, सेमी परमिएबल, SPM लिखना चाहिए भाई, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये। ठीक है, तो किसकी सांद्रता ज्यादा है बताओ, सांद्रता किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है सांद्रता, इसकी सांद्रता क्या है, कम है। कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी, इसमें भाई साल्ट वाटर, इसमें साल्ट भी है, वाटर भी है, ये सिर्फ वाटर है मान लो, ये सिर्फ वाटर, इसमें साल्ट भी मिली, मतलब ये सोल्यूशन है, ये क्या है, सॉल्वेंट है एक तरह के। क्या हुआ, ये सॉल्वेंट हुआ, ये क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, ये क्या हुआ, सोल्यूशन हुआ। क्या हुआ, सोल्यूशन हुआ। तो पाषाण के हिसाब से किधर किधर भगेगा, फ्रेश वाटर इस तरफ भगेगा साल्ट वाटर की तरफ, यही होगा ऑस्मोसिस। थ्रू किसके थ्रू होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा, तभी बोलेंगे हम परासरण क्रिया हो रही है। और परासरण क्रिया हमने बोला था, इस इधर से पिस्टन लगा देंगे, पिस्टन से प्रेशर लगाएंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे, क्या देंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे, एक्स्ट्रा प्रेशर देंगे तो ये क्या हो जाए, रुक जाए, मतलब फ्रेश वाटर इधर इस तरफ फ्लो ना करे, रुक जाए, स्थिर हो जाए, फ्लो होना बंद हो जाए। तो जिस प्रेशर पे काम हो जाए उसे बोल देंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन हम बोले ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा देना है प्रेशर, मतलब यहाँ पे जो पाई है, पाई से भी ज़्यादा देना है हमें दाब। रिवर्स पाषाण में क्या करते हैं, पाई से भी ज़्यादा दाब देना पड़ता है ना, पाषाण दाब से भी ज़्यादा दाब। हमें पाषाण को रोकना नहीं है, हमें इस तरफ को निकाल देना है ना, उल्टा कर देना है, मतलब साल्ट वाटर से इस तरफ चला जाए। साल्ट वाटर किस तरफ, साल्ट वाटर किस तरफ जाए, फ्रेश वाटर की तरफ चला जाए। बात समझ रही हो। तो यहाँ पे पिस्टन लगा दे, पिस्टन से हम एक्स्ट्रा प्रेशर दे ही सकते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर देगा यानी कि परासरण दाब जितना लगेगा, परासरण दाब के बराबर तो रुक जाएगा, और प्रेशर देंगे तो परासरण दाब से ज़्यादा हो जाएगा हमारा प्रेशर। मतलब पाई से परासरण ऑस्मोटिक प्रेशर से भी प्रेशर ज़्यादा दे देंगे तो ऐसा होगा। फिर होगा क्या, यहाँ से फिर ये फ्रेश, मान लो क्या होगा, फिर यहाँ पे होता है कि जो साल्ट होता है ना, साल्ट इधर ही रह जाता है, जो साल्ट का वाटर होता है, इसमें वाटर भी है साल्ट भी है, जो वाटर होता है वाटर सिर्फ इधर जाता है, क्या जाता है, वाटर जाता है सिर्फ। तो इसीलिए बोल देते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स प्रेशर द्वारा हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध जल को, समुद्री जल को हम शुद्ध कर लेते हैं, उससे साल्ट अलग हो जाती है और वाटर इधर आ जाता है। यही फ्रेश वाटर से होते हुए ये मान लो वो भी फ्रेश वाटर हो गए, अब साल्ट इधर ही रह जाएगी। ये एक ही तो परमिशन देता है, ये किसको परमिट करता है, सिर्फ एक को, हाफ को, दो में से हाफ को, एक को जाने देगा, वाटर को जाने देगा, साल्ट को जो होगी इधर, यानी कि विलेय को रोक लेगा, विलायक को जाने देगा, वाटर को इधर आ जाएगा, तो ये वाटर इधर बढ़ेगा तो इधर से ये इसके द्वारा निकल आएगा, जिसे हम ले लेंगे, अपना यूज कर लेंगे। समुद्री जल को, ओशियन के वाटर को भी, साल्ट वाटर को भी हम प्यूरिफाई कर लेंगे इस तरह से। ये बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब जिस प्रेशर पे ये काम हो जाए वही है रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स, इसी क्रिया को बोल देंगे का, प्रतिलोम परासरण, इसे बोल देंगे प्रतिलोम का। और जिस प्रेशर पे ये होगा ऐसा, उसे बोल देंगे रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देंगे, प्रतिलोम परासरण दाब बोल देंगे, है ना। प्रतिलोम परासरण जिस प्रेशर पे होगा उसे बोल देंगे प्रतिलोम परासरण दाब। चीजें क्लियर हो गई, तो ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसा करते समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर कितना लगते हैं, फिर आगे देखेंगे, फिर आगे की चीज़ें आगे देखेंगे। कल के वीडियो में कोशिश करेंगे नॉर्मलता निपाट लेते हैं, नॉर्मलता निपट गई तो फिर आगे उसके आगे फिर क्वांटा फैक्टर आ जाएगा, थोड़ा लंबा टॉपिक है, दमदार टॉपिक है, उसे देख लेंगे, फिर लेसन की थ्योरी एंड हो जाएगी। तो 2 लेक्चर और पास। थैंक यू सो मच।